जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक और मॉक टेस्ट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो ज्योग्राफी स्पेशल में ये साइट आपका लेके आया हूँ। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, कहा गया है दोस्तों पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से कितनी दूरी समुद्री मील तक है। दोस्तों भारत का जो टेरेस्ट्रियल वाटर जो रेंज है वो कितनी मानी गई है, तो सही जवाब होगा आपका, आपके ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। सही जवाब है भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र, इसकी रेंज है 12 मील तक। 12 मील को हम मान सकते हैं कि लगभग 21.9 किलोमीटर लमसम है। ठीक है, याद रखना भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है वो 12 मील है। ठीक है दोस्तों, इसकी मुख्य भूमि से, क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है। दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी की बात करते हैं अगर हम, तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मेनली फैली हुई है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और पीर पंजाल श्रेणी हिमालय की मिडिल जो रेंज है, जिसको हम लघु हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय का भाग है पीर पंजाल श्रेणी। तो सही जवाब होगा पीर पंजाल श्रेणी, ये लेसर हिमालय का पार्ट बनाती है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा इसके बारे में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की जो चोटी है सबसे ऊंची, एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आप याद रखिएगा 29 मई 1953 को 2 व्यक्ति थे। एक थे आपके तेंजिंग नोर्गे और एक थे एडमंड हिलेरी। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के द्वारा सबसे पहली बार जो माउंट एवरेस्ट है इसको फतह किया गया था। तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। हमसे प्रश्न में पूछा गया था पीर पंजाल रेंज, तो ये लघु हिमालय का भाग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो है लोहित और सुबनसिरी। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 और 2, लोहित और सुबनसिरी, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। मानस की बात करें तो मानस नदी असम से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा असम से होकर बहती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले जो सूरज दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है, वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और अरुणाचल प्रदेश में ना जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो क्या है, कांगटो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखें। अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है, एक आपका अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा नागालैंड है, जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश में एक त्यौहार होता है लोसर यहाँ का नया साल होता है। एक फेस्टिवल होता है सोलुंग फेस्टिवल, तो ये भी एक बौद्धिस्ट फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था कौन कौन सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, तो लोहित और सुबनसिरी। ऑप्शन बी 1 और 2 आपका सही है। अगला प्रश्न, अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी 2 नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से 2 नदियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। एक है आपकी नर्मदा नदी और एक है आपकी सोन नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो ये आपकी पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा नदी, और सोन नदी ये हमारी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो पूर्व की ओर। क्लियर दोस्तों, याद रखना ये है आपकी सोन नदी। क्लियर, तो हमसे यही पूछा गया था कि अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक नर्मदा और एक सोन नदी, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशाओं में बहती हैं। एक पश्चिम की ओर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, और एक गंगा की सहायक नदी बन जाती है। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा और सोन। दोस्तों नर्मदा की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी जो है ना, इसको भगवान शिव की पुत्री कहा गया है, और नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में। और नर्मदा नदी के बारे में आप याद रखना, जबलपुर में एक झरने का निर्माण भी करती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात ये किस राज्य में है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है, और ये नर्मदा नदी के द्वारा बनता है। क्या नर्मदा नदी पर कोई बांध है, तो हाँ, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, वो है आपका गुजरात में, और ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है।
ठीक है, गुजरात में है। एक बांध मध्य प्रदेश में भी है नर्मदा नदी पर, वो है ओंकारेश्वर बांध। तो ओंकारेश्वर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये भी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। प्रश्न में पूछा गया था अमरकंटक से 2 पहाड़ी जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं वो नर्मदा और सोन नदी हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात है? दोस्तों बरकाना जलप्रपात कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक में है बरकाना जलप्रपात। कर्नाटक में ना एक जलप्रपात और याद रखिएगा, कुंचिकल। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये आपका किस नदी पर है? तो आप बताएंगे बराही नदी पर है, बराही नदी। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बराही नदी कर्नाटक। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए क्या कर्नाटक में कोई और भी जलप्रपात है, तो आप बताएंगे शिवा समुद्रम जलप्रपात। शिवा समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, याद रखें। कर्नाटक के बारे में आप इसके 2 डांस याद रखिएगा, एक है आपका यक्षगान और एक है आपका ढोलू कुनीथा। तो ढोलू कुनीथा और यक्षगान कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो आप बताएंगे कर्नाटक के। कर्नाटक में पहाड़ी है बाबा बूदन की पहाड़ी, और बाबा बूदन की पहाड़ी कॉफ़ी की खेती के लिए और लोह एस्के के लिए प्रसिद्ध है। तो बाबा बूदन हिल्स आप याद रखना, ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक के बारे में आप याद रखिएगा, एक शहर है मैसूर, और मैसूर को क्या कहा जाता है? द सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। भारत में चंदन का शहर मैसूर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मैसूर में है। भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कर्नाटक के मैसूर शहर में है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। बरकाना जलप्रपात पूछा गया था, वो कर्नाटक में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका कच्छ का रण। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? बी। अभी आएंगे ऑप्शन। तो कच्छ का रण इसका सही जवाब है। कच्छ का रण ये मेनली गुजरात में फैला हुआ है, और कच्छ का रण अपने जो सफ़ेद नमक होता है उसके लिए जाना जाता है। क्या कच्छ के रण में कोई जंगली जानवर मिलता है? तो आप बताएंगे जंगली गधा मिलता है। जंगली गधा ये कच्छ के रण की जो नेटिव स्पीसीज है उसमें गिना जाता है। तो जंगली गधा ये कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत में सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कच्छ का रण सबसे बड़ा है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है? दोस्तों काली और तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय है, आपके ऑप्शन है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। सही जवाब क्या होगा? नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आपकी पंजाब हिमालय की, तो पंजाब हिमालय जो आता है वो आपका सिंधु और सतलज हिमालय के बीच आता है। सिंधु और सतलज, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच का भाग कहलाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का भाग असम हिमालय कहलाता है। तीस्ता और दिहांग, तो ये आप याद रखें। प्रश्न में पूछा गया था काली और तीस्ता के बीच कौन सा है? तो नेपाल हिमालय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सही जवाब क्या होगा दोस्तों आपका? आपके ऑप्शन है बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, या आपका है नाथुला या सिपकिला। तो सही जवाब है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में, और सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला की बात करें तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, और सिपकिला दर्रे के सहारे भारत में एक नदी कैलाश मानसरोवर से एंटर करती है, वो है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में आती है, और किस दर्रे के सहारे आती है? तो सिपकिला दर्रे के सहारे हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। प्रश्न में पूछा गया था श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बर्न हॉर्न राइनो। ठीक है, एक सींग का गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? NH-37। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? दोस्तों पालघाट दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट पे आता है। तो ये कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में है? तो आप बताएंगे नीलगिरी और अन्नामलाई।
ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नीलगिरी और अन्नामलाई। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे डोडा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु में है, डोडा बेट्टा तमिलनाडु। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये केरल में आती है। तो दक्षिण भारत की जो पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी वो डोडा बेट्टा तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी वो केरल में है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। महानदी का क्षेत्र भारत के किन किन राज्यों में है, हमसे पूछा किस राज्य में नहीं है। दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघावा से निकलती है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र इन 3 राज्यों में फ्लो करती है, लेकिन कर्नाटक में फ्लो नहीं करती। हमसे यही पूछा गया था कि महानदी का विस्तार कहाँ पर नहीं है, कर्नाटक में महानदी का विस्तार नहीं है। दोस्तों क्या आपको पता है कि महानदी अपना डेल्टा किस राज्य में बनाती है, तो आप बताएंगे महानदी का डेल्टा जो बनता है वो उड़ीसा में बनता है। और महानदी के डेल्टा पर एक झील है, वो है चिल्का झील, चिल्का झील महानदी के डेल्टा पर बनी हुई है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में शीतकालीन वर्षा यानी कि विंटर रेनफॉल का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में जो है वो शीतकालीन वर्षा करता है। और शीतकालीन वर्षा को स्थानीय नाम से क्या बोलते हैं, महावट कहा जाता है। ठीक है, महावट। राजस्थान वाले क्षेत्रों में स्थानीय वर्षा जो शीतकाल में होती है उसको महावट कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो आप बताएंगे भूमध्य सागर से। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भारत में आती हैं और शीतकाल में वर्षा करती हैं। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी से इनकी उत्पत्ति होती है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि शीतकालीन वर्षा का लोकल नाम, वो है महावट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों तुलबुल परियोजना की अगर हम बात करें तो ये आपकी कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, वो जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी नदी पर है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। देखो आप इसको ऐसे याद रखो, इसको पढ़ो चुलबुल। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चुलबुल है, मतलब नोटी टाइप का है, तो उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो तुलबुल या चुलबुल, चुलबुल व्यक्ति को आपको झेलना पड़ेगा। तो तुलबुल जलविद्युत परियोजना कहाँ पर है, झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी जम्मू कश्मीर। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ चिनाब लिखा गया है, चिनाब नदी पर कौन कौन से बांध हैं, तो आप बताएंगे सलाल जल विद्युत परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है, सलाल जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपकी चिनाब नदी पर है। उसके बाद में आपका बगलिहार बांध या बगलिहार परियोजना, तो ये भी आपकी चिनाब नदी पर है। क्या और कोई परियोजना आपको याद रखनी है, तो वो है आपकी दुलहस्ती। दुल्हन जब हंसती है, दुलहस्ती मतलब दुल्हन जब हंसती है तो चैन मिलता है, चैन से याद रखो चिनाब, और दुल्हन हंसने से मतलब दुलहस्ती। तो दुलहस्ती परियोजना भी कहाँ पर है आपका, वो चिनाब नदी पर है। और ये तीनों परियोजना चाहे वो दुलहस्ती हो, सलाल हो या बगलिहार हो, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर है, वो होगा आपका झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है, बैरीनाग झील। और आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में ताज़े पानी की एक झील है जिसका नाम है बूलर झील, बूलर झील को कौन सी नदी पानी देती है, तो जवाब होगा झेलम नदी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में थारू जनजाति का मुख्य निवास है। दोस्तों थारू जनजाति की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में थारू जनजाति पाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है, दंडक अरण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में है। दोस्तों जो दंडक अरण्य है ना, ये एक आदिवासी संस्कृति क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो अगर हम बात करें दंडक अरण्य की, तो ये कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, दंडक अरण्य क्षेत्र आपका ये मध्य पूर्व में है, मध्य पूर्व। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मध्य पूर्व में स्थित है दंडक अरण्य क्षेत्र जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दंडक अरण्य मध्य पूर्वी क्षेत्र में है और यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील नहीं है। तो लैगून झील की अगर बात करें तो लैगून झील वो झील होती हैं जो समुद्र के किनारे बनती हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे बनने वाली झील लैगून झील होती हैं। अगर बात करें चिल्का झील, तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी पर बनती है, उड़ीसा में।
पुलिकट झील ये बंगाल की खाड़ी में बनती है आंध्र प्रदेश में। अष्टमुड़ी झील ये आपकी केरल में है। लेकिन पेरियार झील एक लैगून झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी के द्वारा बनती है, तो यही आप हमारा सही आंसर होगा कि पेरियार झील एक लैगून झील नहीं है। लैगून झील की मैं बात करूं तो इसमें जो पानी होता है वो समुद्र से आता है और पानी कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्या भारत में कोई खारे पानी की डॉल्फिन मिलती है? तो आप बताएंगे जी हाँ, इरावड्डी एक डॉल्फिन है जो आपकी खारे पानी में पाई जाती है। और ये कहाँ मिलेगी आपको? तो आप बताएंगे चिल्का झील में इरावड्डी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लैगून झील कौन सी नहीं है? पेरियार नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र आपके ऑप्शन है झरिया, रानीगंज, बोकारो या कोरबा। सही जवाब होगा भारत में पहली कोयले की खान थी रानीगंज कोयले की खान। तो ये 1774 में खोजी गई थी और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में रानीगंज जो है वो कोयले की खान है और ये भारत की सबसे पुरानी कोयले की खान मानी जाती है। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल में है। क्लियर, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भारत का सबसे पुराना कोयला उत्पादक क्षेत्र वो आपका रानीगंज है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न में कहा गया कैबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? दोस्तों कैबुल लामजाओ जो है ये कौन सी झील पर है? तो आप बताएंगे लोकटक झील ये तैरती झील मानी जाती है और ये कहाँ पर है? मणिपुर में। ऑप्शन है आपका बी, लोकटक झील पर स्थित है कैबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है। और मैं आपको बता दूं मणिपुर में एक डांस भी बड़ा फेमस है, लाई हरोबा डांस कहाँ पर है? तो आप बताएंगे मणिपुर में है, लाई हरोबा डांस मणिपुर। क्लियर, याद रखिएगा। तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये लोकटक झील पर है मणिपुर में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है बुलर झील, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील और ये जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, डल झील की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये आप याद रखिएगा। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। तो ये भी आप याद रखिएगा, लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन। पूछा गया था कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? लोकटक झील पर है, मणिपुर में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी का विस्तार कहाँ पर देखा जाता है? दोस्तों लवणीय मिट्टी का अगर हम बात करें तो भारत में ऐसी जगह देखा जाएगा जहाँ पे मरुस्थलीय इलाका पाया जाए, जैसे कच्छ का रण हो गया आपका। तो कच्छ का रण कहाँ पर है? लवणीय मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार वो गुजरात में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, गुजरात। दोस्तों क्या गुजरात का कोई डांस आपको याद है? तो आप याद रखिएगा टिप्पानी डांस कहाँ किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। गरबा आपसे पूछे तो गुजरात में होता है। डांडिया अगर आपसे पूछे तो गुजरात का डांस है। तो ये सब आप याद रखिएगा, टिप्पानी, गरबा और डांडिया ये गुजरात के डांस हैं। और गुजरात में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी का विस्तार भारत में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है वो है एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मड आइलैंड कहाँ पर है? तो दोस्तों मड आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई या कोचीन। सही जवाब होगा यहाँ पे चेन्नई लिख लीजिए एक ऑप्शन में और एक लिख लीजिए कोचीन। तो मड आइलैंड दोस्तों ये मछली पकड़ने का एक क्षेत्र है जो कहाँ पर है? मुंबई में है। तो उत्तरी मुंबई में स्थित है मड आइलैंड, मलाड खंड के बीच में है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कोचीन। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी वो कहा गया कोचीन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था मड आइलैंड कहाँ पर है? तो मुंबई में। तो दोस्तों ये था आपका 20 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आपके जो भी एग्जाम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, होमगार्ड का हो, यूपीएसआई का हो, सबके लिए ये मॉक टेस्ट श्रृंखला बहुत यूजफुल है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ नए नए मॉक टेस्ट के साथ। वेट कीजिएगा, आप थोड़ी देर बाद मैं लेके आऊँगा यूपी जीके का सेट आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपका समूह है और स्टेनो का एग्ज़ाम दोनों लगे हुए हैं। तो उनको देखते हुए यूपी एग्ज़ाम पूछा जाएगा यूपी, और 20 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो वेट कीजिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।